कैसे कैसे लोग हैं, इसमें मिलाकर खाल खिला देते हैं। आजकल हर हर चौथे घर में आप देखो तो कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है। बट उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में वहीं डेथ हो गई। यदि छुड़ाने ना जाओ तो वो एक दूसरे का मर्डर कर डाले। उनकी बलि देना था, वो उन पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो जिंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। वैसे सोचने वाली बात है ना कि हम अपने पितरों से, अपने बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब इमेजिन कीजिए कि आज अगर हमारे बुजुर्ग कोई एक गलती कर दे, हमारे लिए कुछ एक ऐसा शब्द यूज कर दे, हमारे खिलाफ वो चले जाएं, तो हम उनसे सालों साल बात नहीं करते। क्या जनरेशन आ गई है। मतलब एक बारी को ये सोचिए कि जब हमसे कोई गलती होती थी तो रातों रात वो चीजों को भूल जाया करते थे। मतलब ये मान लीजिए हमारी जो जनरेशन है या आगे आने वाली जो जनरेशन है, वो बड़ों की गलतियों को दिल पे ऐसे लगा लेती है कि वो चीजों को भूलते ही नहीं है। और फिर वही पितर जब इस दुनिया में नहीं होते तो वो आपकी रक्षा करने आते हैं। क्या पितरों का यही कर्तव्य है? तो आपका क्या कर्तव्य है कि आप हमेशा उनसे मुंह बनाएं? आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें सोनम ने भेजा है और पूरा रियल इंसिडेंट इन्हीं चीजों पे आधारित है। तो वक्त न जाया करते हुए सीधा हम रियल इंसिडेंट की ओर आते हैं। सोनम हमारी जो सब्सक्राइबर हैं, इनका जन्म गुजरात में हुआ। अपनी मम्मी पापा के साथ रहा करती थी, फैमिली में सब कुछ बहुत सही था। जो सोनम के दादाजी थे वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा अपने ऊपर कर्जा लेके चल रहे थे। जो दादी जी थी वो पूरे परिवार को बांध के रखा करती थी। पापा जो थे वो भी दादा के सपोर्ट में रहा करते थे, लेकिन दादा बहुत ज्यादा डिप्रेस रहा करते थे। जब सोनम सिर्फ 3rd 4th क्लास में थी तो किसी रीजन से उनके दादाजी ने खुद को खत्म कर लिया। और ये चीज जो सोनम के पापा थे उनको बहुत ज्यादा चुभ गई और उनको ऐसा लगता था फैमिली को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने मुंह पलट कर एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे उन्हें और पूरे परिवार को अकेला छोड़ दिया। अब इसके बाद हुआ क्या, सोनम जब 3rd 4th क्लास में थी तो उनकी एक छोटी बहन थी जो कि घर में बहुत ज्यादा शरारत किया करती थी। शरारत करते करते एक दिन वो रसोई में घुसी जहां पर पानी उबल रहा था और शरारत करते करते उन्होंने पता नहीं कैसे वो पूरा पानी अपने शरीर पर गिरा लिया, जिसकी वजह से ज्यादातर जो सोनम की छोटी बहन थी वो हॉस्पिटल में रहा करती थी। हॉस्पिटल में रहने की वजह से उनके जो पापा मम्मी थे वो भी देख रेख में हॉस्पिटल में रहा करते थे। एक छोटी बच्ची जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकती वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी और सोनम जो थी वो 3rd 4th क्लास में थी। उनका जो स्कूल था वो घर से थोड़ी ही दूरी पे था। तो कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि सोनम के जो मम्मी पापा थे वो हॉस्पिटल में रहा करते थे और पड़ोसियों को बोल दिया करते थे कि हमारी बेटी को छोड़ देना, वापिस आए तो लेके आ जाना। और जब सोनम छोटी थी वो वैसे भी बहुत समझदार थी, उन्हें मालूम था कि मुझे कैसे जाना है और कैसे आना है, लेकिन दिमाग में एक जो टेंशन रहती है वो हमेशा घर वालों के रहा करती थी। जो दादी जी थी वो भी कुछ समय बाद जो थी शांत हो गई थी। तो अब घर में सिर्फ 4 सदस्य रह गए थे, मम्मी पापा, सोनम और उनकी छोटी बहन। जो सोनम की मम्मी थी वो लगातार हॉस्पिटल में रहा करती थी और सोनम के पापा काम भी किया करते थे और सुबह सुबह सोनम को रेडी करके स्कूल भी भेजा करते थे। कभी कभार वो जल्दीबाजी में उनको स्कूल छोड़ दिया करते थे, कभी कभी वो सीधा बता देते कि बेटा आपको पता है ना कहाँ से जाना है, वहां से चले जाना। एक दिन क्या हुआ, सोनम जब वापस आ रही थी तो रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया था। ट्रैफिक को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तो उस टाइम पर उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं इस रोड को कैसे क्रॉस करूंगी। तभी अचानक से उन्होंने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बगल में एक इंसान आता है जिसने सफेद धोती पहनी थी और वो बिल्कुल इस तरीके से थे जैसे उनके चेहरे पे अलग ही एक तेज नजर आ रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे रोड क्रॉस कराते हुए लेके आए घर तक। अब ऐसा ही होने लगा, सुबह शाम जब भी सोनम अपने स्कूल जाया करती थी वो रोड पे स्टक हो जाती थी तो वही इंसान आता था जिसने सफेद धोती पहनी होती थी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज हुआ करता था। वो सोनम का हाथ पकड़ के उन्हें रोड क्रॉस कराते, स्कूल तक छोड़ते और स्कूल से घर तक लेके आते थे। एक रात गुजरी, 2 रात गुजरी, 3 4 5 6 7। कुछ ही टाइम बाद सोनम की जो छोटी बहन थी उन्हें हॉस्पिटल से वापस आना था, उनका डिस्चार्ज होना था। सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। तभी अचानक से सोनम की मम्मी ऑब्जर्व करती हैं छुट्टी वाले दिन, जिस दिन उन्हें स्कूल नहीं जाना था, वो घर में बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही हैं, पेंटिंग बना रही है, ड्राइंग कर रही है और पता नहीं किससे हंस हंस के बात कर रही है। तो जब सोनम की मम्मी ने उनसे पूछा कि बेटा आप किससे बात कर रहे हो, किसको देख के हंस रहे हो, तो उन्होंने बताया कि यहीं तो बैठे हैं वो आदमी जो मुझे रोज स्कूल छोड़ के जाते हैं, लेके आते हैं। तो सोनम की मम्मी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उन्हें ऐसा लगा कि कोई एंटिटी या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आ गया है जो दिख नहीं रहा लेकिन मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इनकी मम्मी ने उस टाइम पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये अंदर गई और उन्होंने अपने परिवार में कॉल करा और नाना जी जो लगते हैं सोनम के, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे जो है सोनम पता नहीं किससे बात कर रही है और हंस रही है, खेल रही है और ये स्कूल से आती जाती भी बहुत अच्छे तरीके से है। मतलब स्कूल से भी कोई कंप्लेंट नहीं आती। ऐसा लग रहा है जैसे सोनम के साथ कोई तो एंटिटी है जो
उसके साथ चल रही है और कहीं ना कहीं वो आगे जाके इसे नुकसान पहुंचा सकती है। सोनम को इस बारे में कोई भी नहीं अंदाजा था, उसे पता भी नहीं था। अगले दिन सोनम के स्कूल से छुट्टी करा दी गई और नाना जी अपने साथ एक पंडित लेके आए। जब वो पंडित घर में घुसते हैं तो वो सोनम की ओर देखते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। ऐसा लगा जैसे पंडित जी ने किसी इंसान को वहां पर देखा और उनकी नजर जैसे टिक के रह गई। जब वो अपनी आंख बंद करते हैं और कुछ चावल पढ़ने शुरू करते हैं तो अचानक से पूरे परिवार के सामने एक ऐसा सच रख देते हैं जिसको सुनने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो अचानक से बोलते हैं कि ये सोनम के दादाजी हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। ये प्रेत योनि में गए हैं, इनकी अधूरी इच्छाएं बहुत सारी है। इनकी अधूरी इच्छाओं में एक जो इच्छा थी वो थी अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ खेलना, मतलब अपने पोते पोतियों के साथ खेलना था इन्हें। तो अब वो जो है सोनम की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेत योनि में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो हमें इन्हें स्थान देना होगा। अब जब सोनम के पिताजी ने इस चीज़ को सुना तो वो सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने हमेशा अपने पिताजी के बारे में गलत सोच रखी और वो आज प्रेत योनि में जाने के बाद भी मेरी बच्ची की सहायता कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो एक डेट निकाली गई, उस डेट पर इनके घर में यज्ञ हुआ, हवन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, सोनम के जो दादाजी थे उन्हें प्रेत योनि से निकालकर पितृ योनि में डाला गया। सब कुछ बहुत सही तरीके से चल रहा था। सोनम ने बताया अक्षय भाई इसके बाद मैंने कभी भी अपने दादाजी को दोबारा नहीं देखा। तो ये वाला जो हादसा हुआ था उनके साथ बचपन में हुआ था। इसके बाद आते हैं जो 2023 में जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ, जहां पर मैंने मेंशन करा कि हमारी वीडियोस देखकर, हमारे पॉडकास्ट देखकर और इनके पितरों का जो बहुत बड़ा रोल था वो क्या रोल था, अब मैं आपके सामने लेके आता हूँ। इनकी शादी हो गई थी और सोनम ने बताया कि मेरा जो काम है वो है डेटा एंट्री का। मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करती हूँ और मुझे एक कंपनी से अच्छी प्रोफाइल पे जॉब भी मिली हुई है। ये जॉब मैंने कोविड के टाइम पे हासिल की थी और वहाँ पर से ही मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है। मेरे जो हस्बैंड है उनसे मेरी शादी नासिक में हुई। नासिक में मेरे जो हस्बैंड है वो काम किया करते थे, स्टार्टिंग से ही वो एक फैक्ट्री में प्लांट सेटअप का काम करते थे, जिसमें उनका पैकेज बहुत अच्छा लगा हुआ था। नज़र ना लगे इसलिए मैं पैकेज आपके सामने नहीं बताऊँगा। बहुत अच्छा पैकेज लगा हुआ था और जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत सुकून से चल रही थी। हुआ क्या, इनके बीच में बहुत प्यार मोहब्बत था। जो सोनम है वो हमेशा से अपने परिवार के नक्शे कदम पे चलते आई है, मतलब उनकी परवरिश जो उन्हें मिली वो बहुत ही बखूबी तरीके से उन्होंने निभाई। अपने पति का सपोर्ट हमेशा उन्हें मिला और अपने पति का हमेशा वो एक लकी चार्म बन के रही है। नासिक में जब वो 2023 में रह रहे थे सिटी एरिया में, अचानक से उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो अननोन नंबर एक म्यूचुअल कनेक्शन निकलता है। तो फोन पर जो इंसान था वो सीधा सीधा इनके सामने प्रपोजल रखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक नई फैक्ट्री खुली है जो नासिक सिटी से 50-60 किलोमीटर के अंदर है, वहां पर हमें एक प्लांट सेटअप करवाना है। अगर आपने वो प्लांट सेटअप करवा दिया तो इनकम तो आपको मिलेगी ही, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो सोनम और उनके हस्बैंड ने आपस में डिस्कस करा और फिर ये एक नए नतीजे पे आते कि यार काफ़ी टाइम हो गया, हमने आउटिंग भी नहीं करी है और चलते हैं, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। तो जहाँ पर सोनम के हस्बैंड काम कर रहे थे वहाँ पर इन्होंने कुछ टाइम का जो है स्टे ले लिया। इनकी बहुत सारी कैजुअल लीव्स बची थी और बहुत सारी चीज़ें बची थी, तो इनको काफ़ी एक अच्छा अमाउंट मिल रहा था नासिक के उस विलेज वाले एरिया से, जो एक अंडर डेवलपमेंट विलेज था, जो कि नासिक सिटी से 50-60 किलोमीटर अंदर जाके एक पूरा प्लांट सेटअप होना था। वहाँ पर इन लोगों ने बातचीत करी और ये लोग मूव होने को रेडी हो गए। सोनम को तो वैसे भी फ्रीलांसिंग वर्क करना था और जो ऑफिस से काम मिला था वो भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ये लोग आपस में डिसीजन बनाते हैं और ये लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो सोनम ने जो डिस्क्रिप्शन मेंशन किया वो कोई भी इंसान देखने के बाद 2 बार तो सोचेगा कि क्या हम सही लोकेशन पे आए नहीं आए। इन्होंने बताया कि अक्षय जब हम उस लोकेशन पर पहुंचे तो पूरा एक बैकवर्ड एरिया था। ये मान लीजिए वहां पर जो फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, जो प्लांट सेटअप हो रहा था, उन एरिया मैनेजर्स ने, सुपरवाइजर्स ने वहां पर एक कॉलोनी बना दी थी जहां पर वहां के नए एम्प्लॉयज को रहने के लिए कुछ फ्लैट्स दे दिए थे। 1 BHK फ्लैट वहां पर अलॉट किया था। ठीक है, एरिया नॉन डेवलप्ड था लेकिन तरीके से बाउंड्री बना रखी थी और इनके फ्लैट के आगे 3-4 फ्लैट और भी थे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता था। इनके फ्लैट के बगल में एक फ्लैट था जहां पर एक भैया रहते थे और वो भी कहीं फैक्ट्री प्लांट में काम किया करते थे, तो उनका पूरा परिवार भी कहीं रहा होगा मुंबई महाराष्ट्र में। तो इन्होंने ज्यादा नहीं पूछा, उनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने अपने पूरे 1 BHK फ्लैट का नक्शा बताया। तो सुन लीजिए क्योंकि आगे जाके वो वीडियो में कहीं ना कहीं कनेक्ट होता आपको दिखेगा। सोनम ने बताया जब मैं अंदर घुसी तो मैं आपको पूरा बताती हूँ। सामने एक हॉल था, लेफ्ट हैंड साइड में किचन थी और राइट हैंड साइड में एक वॉशरूम बना हुआ था जो कि कमरे से अटैच था और एक वॉशरूम अलग से भी दिया हुआ था। तो अगर आप हॉल में बैठ जाओ तो आपको किचन और दूसरा कमरा साफ साफ दिखेगा और सोनम जो थी वो कोशिश करती थी कि हॉल में ही बैठे। इनके जो हस्बैंड थे वो जाया करते थे काम पर, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि फ्रीलांसिंग वर्क जो है किया करती थी या फिर जो वर्क फ्रॉम होम किया करती थी, इसके अलावा स्टार्टिंग से इन्हें एक मेड की जरूरत पड़ती थी जिनसे वो किचन का काम करवा ले, वॉशरूम का काम करवा ले, घर की सफाई करवा ले। लेकिन सोनम की जो एक सबसे
बड़ी खासियत थी वो यही थी कि वो अपने बेडरूम में किसी की भी एंट्री नहीं रखती थी अननोन इंसान की। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी खूबी है कि आप कम से कम एक कमरा खुद से साफ कर सकते हो, क्योंकि बेडरूम में अलमीरा होती है, वहां पर आपका बहुत सारा प्राइवेट सामान हो सकता है। तो ये लोग एक मेड को ढूंढने के लिए कहीं पर अप्लाई करते हैं, अपने सुपरवाइजर को कॉल करते हैं और सुपरवाइजर बहुत ही इजी तरीके से बता देते हैं कि मेरी नज़र में एक मेड है, मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपके पास उन्हें भेज दूं। यही बात ये अपने जो पड़ोसी भैया रहने वाले थे उनसे करते हैं कि अगर आपकी नज़र में कोई मेड हो तो आप बताइएगा। हालांकि जो भैया थे वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर सफाई अपने आप ही कर लेते थे, उनका ज़्यादा घर पे रुकना भी नहीं होता था, सैटरडे संडे वो अपने घर निकल जाते थे। तो भैया ने बोला कि देखो मेरे को ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर मेरी नज़र में कोई मेड आई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये इस नए वाले 1 BHK में शिफ्ट हो गए थे, जहां पर इन्होंने अपना मंदिर स्थापित किया, सब कुछ बहुत पॉजिटिव तरीके से रखा। इंटरनेट कनेक्शन में बहुत सारी दिक्कतें थी तो सोनम अपने मोबाइल डेटा से ही काम किया करती थी। लेकिन सोनम ने एक चीज मेंशन की कि अक्षय भाई आप बिलीव करना, जब भी रात हुआ करती थी तो डर तो लगता था। 1 BHK में ये लोग शिफ्ट हुए, मुश्किल से 1-2 दिन हुए थे। सुपरवाइजर से बात हुई तो सुपरवाइजर ने बोला कि अगले दिन से मैं आपको एक मेड अलॉट कर रहा हूँ, मेरी जान पहचान में एक मेड है। अगले दिन एक मेड आती है जिसने साड़ी पहन रखी थी, एक बहुत बड़ी बिंदी लगा रखी थी और दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंगाली फीमेल है जो काफी टाइम से यहाँ पर काम करती आ रही है। उसको हर चीज के बारे में ऑलरेडी पता था। उसकी जो लैंग्वेज थी सोनम के अकॉर्डिंग वो बहुत अजीब थी। मतलब ना तो वो प्योर हिंदी बोल पाती थी, इंग्लिश उसे आती नहीं थी और मराठी बड़ी अजीब सी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई पुरानी प्योर मराठी बोल रही है औरत, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। तो सोनम और उस मेड की जो बातचीत हुआ करती थी ज्यादातर वो इशारेबाजी में हुआ करती थी। मतलब जैसे ही वो औरत आया करती थी वो काम करना स्टार्ट कर देती थी तो सोनम को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और सोनम के अकॉर्डिंग जो 10-15 दिन उस औरत ने काम किया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। मतलब वो जो औरत काम किया करती थी वो दिल लगा के किया करती थी। सोनम ने 2-3 बार उसे आजमाया भी औरत को कि इसके दिल में लालच तो नहीं है, लेकिन उस औरत को आजमाने पर सोनम ने ये पाया कि औरत बिल्कुल ठीक है। इन सब चीजों में सुपरवाइजर से बात नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी सुपरवाइजर ने बता दिया था जो कंपनी के थे कि मैं एक मेड को भेज दूंगा, तो वो मेड आ चुकी थी। सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। 15-20 दिन बाद इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था प्लांट सेटअप का वो पूरा हो गया और जो कंपनी वाले थे उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी बोली थी वो सीधा इनके हस्बैंड को दे दी। वहां पर उनका पैकेज काफी बढ़ गया था और एक दिमाग में ये भी अपॉर्चुनिटी आती है कि यार यहीं पे आगे जाके हम कुछ बड़ा कर लेंगे, कुछ नया बना लेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे जहां पर हमारे बच्चे जो है जब पैदा होंगे और जब हम कभी जिंदगी में नहीं रहेंगे तो हमें सुनने को नहीं मिलेगा कि हमारे माँ बाप ने कुछ किया नहीं। इसी उम्मीद के साथ जो उनके हस्बैंड है वो उस कंपनी में हाँ बोल देते हैं और पुरानी कंपनी को वो अलविदा कर देते हैं। ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, 15-20 दिन हो गए थे, सुकून की जिंदगी चल रही थी। इस टाइम पर सोनम ने बताया कि अक्षय भाई 2023 एंड और 2024 स्टार्टिंग मतलब जनवरी लगा लो, वहां पर मुझे एक बहुत बुरी आदत पड़ गई कि मैं पॉडकास्ट सुनती रहती थी। मेरा डेटा एंट्री का काम था, डेटा एंट्री करती रहती थी और पीछे पॉडकास्ट चला करता था, तो मैक्सिमम टाइम आपके पॉडकास्ट चलते थे। पहले तो धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को जो हमारे पॉडकास्ट आप इस तरीके से सुनते हैं काम करते करते। इन्होंने बताया कि आपके पॉडकास्ट में हमेशा सुना करती थी और इस तरीके से सुनती थी कि बस कुछ अवेयरनेस मिल जाए। मतलब कभी कभी एंटरटेनमेंट बेसिस पर भी सुना करती थी, लेकिन जो चीज़ें आखिरी में आती थी जैसे हम मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन बताते तो वहाँ से लोग बहुत सीखते हैं और वहीं से हमारी कोशिश रहती है कि वो सीखते रहें। अब आते हैं हम रियल इंसिडेंट पे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि हमेशा पॉडकास्ट से मैं यही सीखती थी कि कभी अगर आपको कोई कुछ दे तो लेना मत, कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा अवेयर रहिए, नए लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। तो मेरे दिमाग में ना उस मेड को लेकर चीज़ें घूमा करती थी, लेकिन मैं फिर ये सोचती थी ये मेड क्या ही करेगी, क्योंकि वो सिर्फ आती थी, सफाई करती थी और चली जाती थी। तो मेरे दिमाग में कभी कुछ ऐसा था नहीं। तो 15-20 रातें तो वहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से निकली। उसके बाद 15-20 दिन बाद वो जो मेड आती है अपने हाथ में एक ब्राउन सा पैकेट लेके आती है जिसमें अक्सर लोग प्रसाद लेके आते हैं, और उसी दौरान पीछे आपका पॉडकास्ट चल रहा था। पॉडकास्ट चलते चलते मैं सुनती आ रही थी और वहाँ पर आप यही बता रहे थे कि कोई भी इंसान जो है आपको प्रसाद में मिला के कुछ खिला सकता है। कोई रियल इंसिडेंट शायद मैं बता रहा हूँ कहीं पर पॉडकास्ट में, या अपनी जो रियल इंसिडेंट्स में लोगों के बताता हूँ। तो ये अचानक से सुनती आ रही थी, अचानक से देखती कि सामने जो मेड खड़ी है वो बताती कि मैं मंदिर से आई हूँ पूजा करके, तो ये प्रसाद लाई हूँ आपके खाने के लिए। अब इशारेबाजी में इनकी बात हो रही थी, तो ये जो सोनम थी अपने दिमाग में सोच ही रही थी कि यार मैं लूँ ना लूँ। फिर हमारी वीडियोस को सुनने के बाद उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मैं ले तो लेती हूँ, नहीं खाऊंगी तो क्या ही जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई इंसान को दे रहा है तो आप ले लो, लेकिन उसे खाओ मत। हमेशा मैं यही बताता आ रहा हूँ। तो उन्होंने यही दिमाग लगाया, उन्होंने प्रसाद तो ले लिया बट उन्होंने खाया नहीं। और जो एक शक करने वाली चीज़ होती है कि सामने वाला इंसान अगर आपको घूर रहा है कि ये प्रसाद खत्म करेगा तभी मैं वहां से लूंगा, तो उस मेड ने ऐसा कुछ नहीं करा। तो सोनम ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उस प्रसाद को हाथ में ग्रहण करा और भगवान से बोलना शुरू कर दिया कि भगवान ये प्रसाद आया है, मैं इसे खा नहीं सकती और मेरी ये श्रद्धा है कि मैं इसे स्वीकार कर रही हूँ, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी है, प्लीज़ बुरा मत मानना। और उन्होंने प्रसाद को साइड में रख दिया।
वो मेड जब वहां से चले गई तो उन्होंने उस प्रसाद को घर से बाहर निकाल दिया। ये होने के बाद फिर दोबारा सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी। और सोनम के साथ जो सबसे अच्छी चीज थी इस फ्लैट को लेके कि वो अभी तक रेंट पे ही रह रही थी, तो उन्हें फर्नीचर बार बार कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पर भी फुल्ली फर्निश्ड 1 BHK उन्हें मिला था, तो मतलब कपड़े वो लेके आई थी। ऐसे ही फिर दोबारा जो मेड थी 1 हफ्ते बाद टलने के बाद अगला हफ्ता जो आया, दूसरा हफ्ता, वो अपने हाथ में एक फ्रूट लेके आती है। और सोनम जब आ रही थी, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि उन्होंने ये देखा था कि इस एरिया में दूर दूर तक कोई अच्छी फैसिलिटीज है ही नहीं और फ्रूट्स तो है ही नहीं। मतलब फ्रूट्स तो दूर दूर तक नहीं है कि फ्रेश फ्रूट्स कहीं पे मिल जाए। छोटी छोटी टपड़ी थी, छोटी छोटी दुकानें थी जहाँ पर छोटा मोटा सामान मिल सकता है। तो एरिया अंडर डेवलपमेंट था, तो वहाँ पर नए नए फ्रूट्स कहाँ से ही मिलेंगे या फ्रूट्स पहुँचेंगे कहाँ से। 2 हफ्ते बाद मेड अपने हाथ में एक फ्रूट लेके आती है जो कि चीकू का फ्रूट था। आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पॉडकास्ट सुन रही थी जहां पर इन्होंने अपना LED पॉज कर दिया था, यूट्यूब पॉज कर दिया था, और ये बाहर आती हैं और एकदम से मेड जो है इन्हें बताती है कि मैं फ्रूट लेके आई हूँ आपके लिए बहुत दूर से, तो आप इस फ्रूट को ग्रहण करें। अब जिस पॉडकास्ट को ये पॉज करके आई थी वो पॉडकास्ट अभी तक पॉज था, जहां पर मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता रहा हूँ फ्रूट को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर। अचानक से क्या हुआ, इन्होंने उस फ्रूट को देखा, वो चीकू का फ्रूट था और ये बुरी तरीके से वशीकरण में आ गई। जहां पर सोनम ने मेंशन किया कि अक्षय भाई बिलीव मी, मैं ध्यान से देखे जा रही हूँ और मैं बिल्कुल सम्मोहित हो गई कि मुझे वो फ्रूट लेना है, क्योंकि वो फ्रूट ऐसा था जैसे अभी अभी कहीं से फ्रेश उठाया हो। और वो जो वहां पर मेड खड़ी थी वो तो वैसे ही स्माइल कर रही थी कि मैं आपके लिए फ्रूट लेके आई हूँ। इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक से मेरा जो पॉडकास्ट यूट्यूब पर चल रहा था उसे किसी ने अनपॉज कर दिया और एकदम से मेरे मुंह से निकला कि फ्रूट्स वगैरह लेना या फिर बाहर का सामान लेना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये आपको बहुत नुकसान दे सकता है। इन्होंने जैसे ही मेरी लाइन सुनी, इन्होंने एकदम से बोल दिया कि नहीं नहीं चीकू मैं नहीं खाती, मुझे एलर्जी हो जाती है। ये करके इन्होंने जो है उसको हाथ में लेकर और साइड में रख दिया। मेड जो थी अपने काम में लग गई, काम करके वो बाहर चली गई और इन्होंने उस चीकू को उठा के बाहर रख दिया। अब देखिए, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, जब तक मैं पूरा राज नहीं खोलूंगा कि यार ये अंधविश्वास वाली चीजें चल रही हैं कि अक्षय किस चीज को बोलता है कि ये चीज मत करो, लेकिन आज आपको समझ में आएगा कि जो रियल इंसिडेंट हमारे पास आते हैं, हम लोगों का दर्द आपके सामने लेके आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप उससे कुछ सीख लें, क्योंकि आगे आने वाली चीजें जब आपके सामने खुलेगी तो आपके वैसे ही पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। अब 2 हफ्ते गुजर गए और धीरे धीरे सोनम का जो मन था वो अजीब सा होने लगा, और साथ में इनके जो हस्बैंड थे वो भी बड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहा करते थे। और ये दोनों आपस में डिस्कस करते थे कि हमने जब से अपना पुराना एरिया छोड़ा है ना, इस अंडर डेवलपमेंट एरिया में आगे बेशक हमें पैकेज अच्छा मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया, लेकिन यहाँ मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ये दोनों डेली रात को यही बात किया करते कि यार कि ये क्या एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, हमें वापस जाना चाहिए सिटी में, ग्रोथ तो वहां पर भी थी। तो इनका मन ऐसा था कि बार बार जो सोनम थी अपनी मम्मी से बात करती और इसी बारे में बात करती कि मम्मी यहाँ मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो इनकी मम्मी ने साफ साफ बोल दिया, बेटा जहाँ मन नहीं लगता ना वहां पर रुकना नहीं चाहिए, मतलब कोई ना कोई चीज आपको ना बार बार बोल रही है कि यहाँ से निकल जाओ। इन्होंने अपने मन में ठान ली कि अब यहाँ से शिफ्ट करना है। इन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी, इनके हस्बैंड भी बिल्कुल ऊब चुके इस लोकेशन से, उन्होंने भी बोल दिया कि यार यहाँ से चलते हैं। तो क्या हुआ, जैसे मेड को पहले इन्फॉर्म करना होता है कि आप अगर छोड़ने वाले उस एरिया को तो आप बताओगे, और वो जो औरत है कहीं ना कहीं दूसरी नौकरी देख लेगी। यहाँ पर सोनम के दिमाग में पता नहीं क्या आया, जहाँ पर उस मेड को अपडेट करना था उन्हें कि भाई हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। सोनम ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उस मेड को लेकर। उन्होंने क्या करा, मेड जब आई तो मेड को बोल दिया कि हम 2-3 दिन के लिए जो है अपने शहर वाले घर में जा रहे हैं, वहां से हमें कुछ सामान लेके आना है, तो 3-4 दिन तक आप मत आना, मतलब कल आना, परसों से आप मत आना जब तक हम आपको आके इन्फॉर्म नहीं करेंगे। उनका सारा बकाया दे दिया और बस ये बोल दिया कि परसों सुबह 4 बजे हमारी बस है, हम उससे निकलेंगे और 3-4 दिन बाद हम आ जाएंगे, तो आप एक काम करना, कल आके पूरे अच्छे से साफ सफाई कर देना। ये सुनने के बाद मेड जो थी उसने गर्दन हिला दी और वो मेड वहां से चली गई। अगले दिन जो मेड आई थी वो आती है, और जब वो आती है तो उसके हाथ में काली पन्नी थी। काली पन्नी के आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि वो मेड जल्दी जल्दी में आई है, उसने कोई सामान रखा टेबल पे और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। वो काम करने लगती है, साफ सफाई करती है, तभी अचानक से सोनम के पास उनकी मम्मी का फोन आ जाता है। वो फोन उठाती है और इधर उधर बातों में लग जाती है। तो जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि जो मेड है वो जा चुकी है, लेकिन जो काली पन्नी है वो उनके टेबल पर रखी हुई है। अब जो सबसे घबराने वाली बात थी, जो सबसे अजीब बात थी, वो मैं आपको बताता हूँ। जब वो मेड उस काली पन्नी को अपने हाथ में लेके आई थी तो उस काली पन्नी का ना ही कोई रिएक्शन था, ना उसमें से कोई बदबू आ रही थी, लेकिन जब मेड वहां से चली गई तो उस काली पन्नी में से ऐसी भयंकर गटर जैसी बदबू आई, जैसे पता नहीं कौन मरा हुआ कुछ छोड़ के चला गया। सोनम वहां पे जाती है और ऊपर से देखती है कि अंदर एक आम रखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा फ्रेश था, और उसको देखकर भी ऐसा लग रहा था बस इस आम को उठा के काटो और खाना शुरू कर दो। सोनम का दिमाग लगा
कि हमें कल तो यहाँ से सुबह 4 बजे निकलना ही है, हम इसे क्यों ही छेड़े। उन्हें ऐसा लगा कि यार शाम को मतलब जो मेड है वो आएगी और उठा के ले जाएगी, उसे शायद भूल ही तो गई होगी, अपने बच्चों के लिए लिया होगा या किसी के लिए लिया होगा। लेकिन सोनम के दिमाग में फिर दोबारा एक ही बात चल रही थी कि इतना फ्रेश आम ये मिल कहाँ से गया, इतना फ्रेश चीकू मिला कहाँ से। इनके हस्बैंड आते हैं और इनके हस्बैंड घर में घुसते ही बोलते कि ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तो सोनम बताती कि ये मेड लेके आई थी और रख के चली गई है। तो उनके हस्बैंड बोलते तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है, हम अंडा तक नहीं देखते, तो तुमने उसे क्यों अलाउ करा। तो सोनम बताती कि इसमें नॉनवेज नहीं है, इसमें एक आम रखा हुआ है और वो आम शायद वो लेके आई होगी लेकिन ले जाना भूल गई, तो वो सड़ गया, क्या हुआ पता नहीं। इन्होंने क्या करा, उसे डंडी से उठा के किचन की तरफ रख दिया। तो इन्होंने ऑलरेडी सुपरवाइजर को तो अपडेट कर ही रखा था कि भाई हम छोड़ के कल सुबह 4 बजे वाली बस से जा रहे हैं। सुपरवाइजर को जब इन्होंने बता रखा था तो सुपरवाइजर ने पहले ही किसी को अपॉइंट कर लिया था कि ये फैमिली जाएगी, कोई और आएगी जो यहाँ पर रहने वाली है। सुबह 4 बजे ये लोग उठे, अपना सारा सामान पैक करा, जो भी कपड़े वपड़े थे, और साइड वाले भैया को चाबी दे दी कि भैया हम ऐसे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जितनी भी बात हुई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कभी सिटी साइड आना हुआ नासिक तो ज़रूर फ़ोन करिएगा। ऐसे ऐसे नंबर देके लोग अपने वहाँ से निकल गए। वो जो आम की थैली थी वो इन्होंने किचन में छोड़ दी। अब ये अपने नासिक वाली जगह पर आ गए जहाँ पर इनका जो है सब कुछ बहुत बढ़िया चला। 5-6 महीने बाद अचानक से इनके पास एक रैंडम नंबर से कॉल आता है। वो एक नया नंबर था उन्हीं भैया का जो साइड में रहने वाले थे, जिनको ये अपना नंबर दे के आए थे। तो ये फ़ोन उठाते हैं तो उस टाइम पर सोनम और उनके हस्बैंड दोनों घर पे ही थे, शायद संडे वाला दिन रहा होगा। और फ़ोन आते ही वो जो है साइड वाले भैया बोलते कि अरे कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया। यही बताते कि अरे क्या बात है, काफ़ी दिन बाद याद किया, लगता है नासिक सिटी वाले एरिया में आपका घूमना हो रहा है। तो वो बोलते नहीं, मुझे तो कुछ चीज़ें आपसे पूछनी है। तो ये बोलते हैं हाँ हाँ पूछो ना, क्या हुआ। तो वहाँ से जो भैया थे वो पूछना शुरू करते कि आपके यहाँ पर जो मेड आती थी, आप बता सकते हो कि वो आपको किसने रेफर की थी या फिर आपको कहाँ से मिली थी। तो ये बताना शुरू करते कि हमें तो सुपरवाइजर जो वहाँ पर थे हमारी पुरानी कंपनी में, उन्होंने अलॉट किया था उस मेड को। तो ये बोलते कि प्लीज़ एक बार उन्हें कॉन्फ्रेंस पे लेंगे, मुझे उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ से जो सोनम और उनके हस्बैंड है वो पूछना शुरू करते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भैया बोलते हैं अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है। तो सुपरवाइजर को कॉल मिलाई जाती है। सुपरवाइजर पहली रिंग नहीं उठाते, दूसरी रिंग नहीं उठाते, तीसरी रिंग पे फ़ोन उठा लेते हैं। तो वो भी पूछना शुरू करते हैं कि क्या बात है, वापिस आ रहे हो क्या, हमारी ऑफिस में नई ज्वाइनिंग्स निकली, आपको पता चल गया। तो ये बोलते नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, जो हमारे साथ भैया कनेक्टेड है, जो आपके एरिया में रहा करते थे, किसी दूसरी फैक्ट्री में काम करते थे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो तीनों जो कॉल है वो कॉन्फ्रेंस पे आती है और वो जो भैया थे वहाँ जो आसपास रहा करते थे वो सुपरवाइजर से पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, आप किस मेड को इन्हें दे के गए थे, मतलब वो मेड आपको कहाँ से मिली। वो सुपरवाइजर बोलते कि नहीं नहीं मैंने कोई मेड नहीं दी। तो ये बोलते कि आपने ही तो बोला था वो मेड आप भेज रहे हो जो अगली मॉर्निंग आने वाली थी। तो सुपरवाइजर बताते अरे अरे मैं बताना भूल गया, जिस मेड को मैंने भेजा था एक्चुअली में उसका लगे हाथ ही एक्सीडेंट हो गया था और वो उसी जगह पर जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। अब इनके हाथ में चाय थी और कप इनके हाथ में कांपना शुरू हो गया और एक सस्पेंस सबसे बड़ा, तो वो औरत थी कौन। तो ये पूछना शुरू करते हैं जो सोनम के हस्बैंड थे और जो भैया थे साइड में रहने वाले कि फिर वो औरत कौन थी। तो सुपरवाइजर बोलता है कौन औरत, मैंने जब किसी को भेजा ही नहीं तो वहाँ पे औरत कौन आई होगी। सुपरवाइजर बोले इन्होंने बोल दिया था कि हमें एक मेड मिल गई है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो उनको लग रहा था जो सोनम के हस्बैंड थे और सोनम की सुपरवाइजर ने भेजा होगा, सुपरवाइजर को लगा इन्होंने आसपास से कहीं से अरेंज कर ली होगी। अब जो साइड वाले भैया थे वो बताना शुरू करते हैं सोनम और उनके हस्बैंड जब वहाँ से चले गए थे तो किसी और फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने यहाँ पर एक जोड़ा भेजा था। बहुत प्यारी औरत, बहुत प्यारा आदमी, जो एक घर बसाने आए थे। धीरे धीरे ये मेड उन तक भी पहुंची और ये मेड जो थी अपने साथ कुछ ना कुछ लाया करती होगी। तो वो लोग खा लिया करते थे ये सोच के कि कोई आम इंसान है अपने साथ कुछ लाया होगा। तो ये पूछना शुरू करते कि आप हमें क्यों बता रहे हो। तो अचानक से जो साइड वाले भैया थे वो बोलते कि आप सुन लो, शायद आगे कभी उस औरत से आपका टकराना हो जाए। तो ये फिर दोबारा घबरा जाते कि हम उस औरत से क्यों मिलेंगे। तो भैया बताना शुरू करते कि 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने उस औरत ने, वो जो कपल आया था नया का नया, उसे अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया और वो जो कपल था वो पूरी तरीके से पोजेस होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने किसी को दिखाया तो वो गुरुजी जो थे जिन्होंने उस कपल को देखा था वो उनके फैमिली गुरुजी थे। उन्होंने बताया कि वो और कोई नहीं थी, वो औरत जो थी वो एक डायन थी जो अपनी सिद्धियों के लिए पता नहीं कितने लोगों को ऑलरेडी कुर्बान कर चुकी है और एक नया जोड़ा ढूंढ रही थी, एक नया मैरिड कपल जो एक दूसरे पे अंधा भरोसा करता हो, जो एक दूसरे को धोखा ना दे रहे हो। पहले उस डायन ने सोनम और उनके हस्बैंड को पूरी तरीके से ट्रैक किया था, कहाँ वो जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। और जैसे ही पता चला मेड के बारे में, उस मेड को भी इस डायन ने ही मरवाया था। उस मेड की जगह ले ली
ये तो इन्होंने कुछ खाया नहीं। और जो गुरुजी थे उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा हाथ जो था सोनम को बचाने में वो थे उनके पितरों का, मतलब उनके दादाजी का। उनके दादाजी जो पितृ योनि में थे, जब भी वो औरत आती थी तो इनका मन इतना हेसिटेशन में आ जाता था कि मुझे नहीं खाना। तो जिस दिन उन्होंने एलईडी पे वो जो वीडियो ब्रेक की थी, जो पॉज की थी मेरी वाली, वो उनके दादाजी ने प्ले करी, जहाँ पर मेरे मुंह से निकला कि ऐसे आपको किसी भी इंसान का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। और उनके दिमाग में एकदम से आया जब वो चीकू को देख के बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गई थी, बिल्कुल वशीकरण में आ गई थी। तो गुरुजी ने बताया कि सोनम के दादाजी ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया, लेकिन जो दूसरा कपल आया था गुरुजी ने उस कपल का उतारा भी कर दिया, लेकिन वो कपल इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि कुछ टाइम बाद 5-6 महीने बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। अब दूसरे सुपरवाइजर को भी कॉल पे लिया गया जिन्होंने उस नए वाले कपल को भेजा था। उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, और वो जो मेड थी उसको आज तक ढूंढा जा रहा है। वो मेड किसी को भी नहीं मिली, सब उसे अरेस्ट करवाना चाहते थे, लेकिन वो मेड कहाँ से आई, कहाँ चली गई, कहाँ थी, क्या थी, कुछ भी नहीं पता, वो सीधा गायब हो गई। इसलिए सोनम और उनके हस्बैंड को बार बार बोला जा रहा था देख के रखना कभी आपका दोबारा टकराना ना हो जाए। अब यहाँ से आप खुद सीख ले सकते हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, कि कहीं भी आप जा रहे हो, किसी से भी आप कनेक्ट हो रहे हो, कोई भी इंसान आपके घर में ऐसे ही चीजें लेके आ जाएगा। कोई बोल देगा हम तो आपके पड़ोसी हैं, कोई बोल देगा हम तो यहाँ पीजी में रहते हैं, कोई बोल देगा कुछ भी। इतने रियल इंसिडेंट आते हैं हमारे पास, हम गिनती के वो रियल इंसिडेंट निकाल के लाते हैं जहाँ पर आपको कुछ नया और ऐसी चीजें सीखने को मिले, जहाँ से बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप सीख ले लो भाई कि आपके साथ ये सारी चीजें ना हो। मतलब आखिरी में जो सोनम थी अपनी रिकॉर्डिंग में ये बोलती गई कि अक्षय मैं आज भी सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ बुरी तरीके से कि वो आम, वो चीकू, वो प्रसाद अगर मैंने खा लिए होते तो हमारे पूरे परिवार का क्या होता। अब आप खुद समझ लीजिए, नासिक मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, कि कहीं वो औरत डायन बन के आपके परिवार के पीछे पड़ गई तो आपका क्या होगा। आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ मुंबई, नासिक, महाराष्ट्र की बात नहीं है, दिल्ली, एमपी है, पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसी औरतें जो खुले में घूम रही हैं। जब मैंने सोनम से बात की और उनसे पूछा कि हुलिया कैसा था, उन्होंने बताया कि आप बिलीव नहीं करोगे, एक आम औरत थी, आप पहचान नहीं सकते कि वो कोई डायन थी। मतलब डायन हमारे बीच में रह रही है, और जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें सुन सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ से बस इतना अंदाज़ा ले लीजिए कि आपके घर में भी कोई नौकरानी आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा उस पर शक कीजिए, पर कोई भी अगर इंसान, औरत, कोई भी आपके घर में आ रहा है तो थोड़ा चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसके बाद हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे हैं उनसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत रहती है जहां पर हम सब्सक्राइबर्स को बोलते हैं, रिकॉर्डिंग मंगवाते हैं, कमेंट करवाते हैं, पिन करवाते हैं, ताकि आप उनसे पूछ सके, बात कर सकें। और इसी के बाद ये कि हमारा जो दूसरा शो है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ होरा शो, हमारा चैनल जिसपे ऐसे रियल सब्सक्राइबर आके अपनी आप बीती बता रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक इंसान आके ये बताए कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और उसका रीजन था काला जादू। आप अगर चाहते हैं हमारा जो दूसरा चैनल अक्षय वशिष्ठ होरा शो, उस पर आए और अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताए, उसका सदस्य अगर आपको बनना है तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरे रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं आपके पॉडकास्ट में, दिल्ली में हमारा सेंटर है। रिकॉर्डिंग को एक बार टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। जनता के सामने, आप पूरी ऑडियंस के सामने ये रियल इंसिडेंट रख सकते हैं जो आपके साथ हुआ हो, आपके चाचा, नानी, ताया, किसी के साथ भी हुआ हो, जहां जनता कुछ ना कुछ अवेयरनेस ले ले। क्योंकि हमारी ये सिर्फ यूएसपी है कि भाई हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे जो अपना पूरा रियल इंसिडेंट जनता के सामने रख सकते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। अभी मैं फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हूँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो आप एक फेक पेज को फॉलो कर रहे हो। जब तक मैं नहीं बताऊंगा मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, अभी जाके इस फेसबुक पेज को अनफॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ, और हमारा दूसरा चैनल अक्षय वशिष्ठ होरा शो। तब तक के लिए जितना ज्यादा हो सके भाई बहनों को करीब रखिए, माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, रोज नई शिक्षा दीजिए, कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने पूरे परिवार में सर्कुलेट करें जहां पर हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा साथ बनाए रखें और ऐसी चीजें हम आपके सामने लाते रहेंगे। बस चीजों को शेयर करते रहें उन लोगों के पास जो लोग इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान बैठे हुए, ताकि उनको भी शिक्षा मिले। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। पर शादी कुछ मीठा लेकर आती है, कहती है कि ये उस इशारे से बताती है हाथ जोड़ के कि ये मंदिर से मैं लेकर आई हूँ। एक्चुअली उन दिनों क्या था कि उन दिनों में ब्रॉडकास्ट यूट्यूब पे बहुत सुनती थी, उस समय मैंने आपका ब्रॉडकास्ट सुना था। पर है ना, एक बहुत बड़ी बिंदी सिर पे लगा के आती थी। फिर आपके हस्बैंड ने बोला कि मिल गई है काम वाली आ गई है, अच्छी काम वाली है। तब मुझे लगा कि आपने कहीं से ढूंढी होगी,
आम था जो बहुत ही ताज़ा आम थे। अजीब है कि वो उन्होंने बताया कि वो काम वाली एक डायन थी। दिया बढ़ाने के लिए या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक उसे एक ऐसे जोड़े की नीड थी जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हो, प्यार हो,